सत्ता में। सबसे पहले बात करते हैं मुसीबतों से घिरे पाकिस्तान की, जो रणभूमि से लेकर रणभूमि तक हर पिच पर सरेंडर मोड में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान के संकटों पर कोई फिल्म बनेगी तो उनका नाम होगा बागी, वो भी कई सीक्वल के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता की सबसे बड़ी चुनौती बागी बने हुए हैं। आपको मैं बताती हूं शहबाज और मुनीर के 3 बागी कौन हैं। बागी नंबर 1 है BLA। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पिछले कई महीनों से मुनीर की सेना को सबसे ज्यादा दुख दिया है। बागी नंबर 2 है POK की आवाम। पिछले कई वर्षों में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लगातार सरकार, सेना और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इसका नया एक्सटेंशन भी हो चुका है। इस आक्रोश की आवाज अब इस्लामाबाद और लाहौर तक पहुंच रही है। शहबाज की सत्ता के बागी नंबर 3 है TTP। तहरीक-ए-तालिबान के साथ पाकिस्तान की सेना का सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है। इस फ्रंट पर भी पाकिस्तान की सेना के पसीने छूट रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो ये बगावत पाकिस्तान में गृह युद्ध की झांकी है। BLA की शक्ति से पाकिस्तान की सेना कैसे डरी हुई है, कैसे अपनी जान बचाकर भाग रही है, इसे आप इस तस्वीर से देखिए और मुनीर ब्रिगेड की मजबूरी को समझिए भी। दावा यह किया जा रहा है कि कुछ इसी तरह पाकिस्तान की सेना BLA के भय से भाग रही है। कुछ इसी तरह पाकिस्तान आर्मी में भागम भाग है। यह कहानी सिर्फ एक फ्रंट की नहीं है, बल्कि 4 फ्रंट पर पाकिस्तान पस्त है। पाकिस्तान में चौतरफा आग लगी हुई है, जिसकी लपटों में पाकिस्तान की जनता भी है और पूरी सत्ता भी है। पहला फ्रंट बलूचिस्तान वाला है, जहां पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर BLA बम फूटा है। BLA ने पाकिस्तान पर बड़ा अटैक किया है। वहीं दूसरी ओर POK के गिलगित बाल्टिस्तान में आक्रोश की आग अब तेज हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से तंग आकर वहां की जनता अब आंदोलन और क्रांति के मूड में आ चुकी है। पाकिस्तान की तीसरी चिंता यह है कि TTP बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान TTP के अफगान ठिकानों पर बड़े हवाई हमले पर विचार कर रहा है। अमेरिका से मदद भी मांगी गई है। इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। इन तमाम संकटों के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शरण में हैं। पाकिस्तान के अंदर गोली चल रही है, पाकिस्तान की सेना के जवान मारे जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन में J-10C फाइटर जेट की हथियार फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि 3 लोकेशन पर संकट का सायरन बज रहा है। बलूचिस्तान, POK और पाक अफगान बॉर्डर, जहां TTP अब बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। TTP के तेवर ने पाकिस्तान की पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया है। आज पाकिस्तान में कुर्सी पर बैठे सत्ताधीशों को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए और ये नोट करके रख लेना चाहिए कि BLA के लड़ाके किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेटेस्ट मामला पाकिस्तान के बलूचिस्तान का है, जहां बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले में मेजर सहित पाकिस्तानी सेना के 4 सैनिक मारे गए हैं। BLA ने अपने ऑपरेशन में मेजर काकर को निशाना बनाकर IED ब्लास्ट किया था। BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ऐसे हमले आगे भी होते रहेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला बलूचिस्तान के मांडलो जिले में किया गया था। एक सैन्य काफिले को टारगेट कर IED ब्लास्ट किया गया था। इस हमले में मरने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पहचान कैप्टन वकार काकर, नायक जुनैद, नायक इस्मत, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही जहूर के रूप में हुई है। विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया है। ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर हालात और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि BLA झुकने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने BLA पर कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं BLA की मजबूरी क्या है? क्यों बलूचिस्तान के लड़ाके मुनीर ब्रिगेड को टारगेट कर रहे हैं, मुनीर के जवानों की हत्या कर रहे हैं? मैं आपको सिर्फ 40 सेकंड में BLA के दर्द की पूरी कहानी बताऊंगी, क्योंकि BLA के लिए यह अधिकार की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ अहम लड़ाई है। BLA पाकिस्तान में चीन के ग्वादर पोर्ट और CPEC लिंक का विरोध करती आ रही है। कई बार चीन के कर्मचारियों पर भी हमले किए गए हैं, जिसमें कई चीनी नागरिक भी मारे जा चुके हैं।
जहां तक बात बीएलए के आक्रोश और पाकिस्तान की चुनौती की है, तो 26 अगस्त 2024 को बीएलए के हमलों में 74 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में 14 पाकिस्तानी सैनिक भी थे। इसके 2 महीने बाद 6 अक्टूबर 2024 को जिन्ना एयरपोर्ट पर हमला किया गया था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। 9 नवंबर 2024 को पाकिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया था, जिसमें 32 लोग मारे गए थे। बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। आपको बता दें, बीएलए के पास 5000 हथियारबंद लड़ाके हैं। इसमें ज्यादातर मरी और बुगती जनजाति के लोग हैं। बीएलए की सबसे ताकतवर यूनिट का नाम मजीद ब्रिगेड है। अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान बीएलए को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करवा चुका है। आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान को दर्द देने वाली अगली तस्वीर के साथ, जिसकी लोकेशन है पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर। यहां हर गली में, हर जगह पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ आक्रोश है। आजादी आजादी वाले नारे लगाए जा रहे हैं। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में आम लोगों में भारी गुस्सा है। जिस तरह बलूचिस्तान में चीन का निर्माण कार्य पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन रहा है, ठीक उसी तरह पीओके में सिंधु नदी पर बनने वाला मेगा डैम पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। इस डैम का निर्माण चीन कर रहा है। एक गांव से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। ये लोग पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी जल विद्युत परियोजना डायमर भाषा बांध का विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि जिनकी जमीन इस डैम के लिए ली गई है, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। आंदोलन की वजह से सैकड़ों ट्रक और यात्री वाहन सड़क पर फंसे हैं, जिससे दवाइयों और खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है। आंदोलनकारियों का आरोप यह है कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है, जबकि सरकार का दावा है कि पैसे दिए गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि जमीन के मालिकों का लगभग 3 अरब पाकिस्तानी रुपया बकाया है। आप ये भी समझिए डायमर भाषा डैम पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। करीब 272 मीटर ऊंचाई वाले इस डैम में 8.1 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर किया जा सकेगा। इसके अलावा 4500 मेगावाट की क्षमता से हर साल 18 अरब यूनिट बिजली पैदा होगी। पाकिस्तान में हमेशा बिजली का संकट रहा है। विशेष तौर पर पीओके में बिजली कटौती को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। अब डैम पर यह दंगल हो रहा है, जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान के एक और बागी की, जो शहबाज और मुनीर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका नाम है टीटीपी, मतलब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। खबरों के अनुसार टीटीपी पाकिस्तान पर बड़ा अटैक करने वाला है। दावा है कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर बड़े हवाई हमले की तैयारी भी कर रहा है और अमेरिका से उसने मदद भी मांगी है। टीटीपी के अड्डों को टारगेट करने का फैसला हाल ही में शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में लिया गया है। इस बैठक में आसिम मुनीर और कई सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इसी से आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह टीटीपी की शक्ति और तेवर से परेशान है। सबसे खास बात यह है कि इन सभी चुनौतियों के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर हैं। वो 10 दिन के चीन दौरे पर गए हैं। उनके साथ बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी और बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी भी हैं। चीन दौरे के दौरान जरदारी ने गुप्त सैन्य परिसर का दौरा भी किया। चीन में उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना का दौरा किया, जहां उन्हें सैन्य उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। चीन में आसिफ अली जरदारी J-10C फाइटर जेट फैक्ट्री देखने भी गए थे। खूंखार आतंकी मसूद अजहर की बर्बादी का रेजा विश्लेषण करने का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मसूद अजहर को बहावलपुर के सपने आ रहे हैं। सपने आने की वजह है वो कार्रवाई जिसमें जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल गया था, जिसमें मसूद की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। अब मसूद अजहर का करीबी इलियास कश्मीरी 7 मई को याद कर तड़प रहा है। उसकी पीड़ा को आप उसके लेटेस्ट बयान से समझ सकते हैं। उसने मसूद की बहनों, बेटे और बच्चों को लेकर रेजा वाला क्या बयान दिया, आप भी सुनिए। और सत्ता में अब पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं और आपको कतर की राजधानी दोहा में हुई मुस्लिम देशों की इमरजेंसी मीटिंग के बारे में बताते हैं। कतर पर इजराइल के हमलों के बाद करीब 60 इस्लामिक देशों की बैठक हुई, जिसमें इजराइल के हमलों को लेकर चर्चा हुई तो जवाबी कार्रवाई को लेकर आगे की रणनीति भी बनाई गई, जिसमें सबसे अहम चर्चा इस्लामिक आर्मी की है। कहा गया है कि सभी इस्लामिक देश मिलकर एक संयुक्त सेना बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे नेटो अलायंस है।
ये इस्लामिक सेना मिलकर इजराइल से लड़ेगी। यानी अब इन देशों ने मिलकर इजराइल को रोकने का पक्का प्लान बनाया है, जो इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस बैठक में सिर्फ अरब देश ही शामिल नहीं थे, बल्कि तमाम मुस्लिम देश शामिल हुए, जिन्होंने अलग अलग तरीके से इस्लामिक आर्मी बनाए जाने का प्रस्ताव दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सभी मुस्लिम देशों के सामने इस्लामिक नेटो बनाने का प्रस्ताव रखा, एक ऐसा संगठन जो न सिर्फ एक दूसरे की मदद करेगा बल्कि दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर हमला भी कर सकेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने भी इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा। मिस्र ने भी नेटो जैसा संगठन बनाने की मांग की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस इस्लामिक नेटो का विचार अचानक क्यों आया। इस्लामिक आर्मी का प्रस्ताव पहले भी आया था। 2015 में पहली बार इस्लामिक आर्मी पर विचार किया गया, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। अब कतर पर हमले के बाद मुस्लिम मुल्क बेचैन हैं। कई अरब देशों को यह लग रहा है कि इजराइल का अगला टारगेट वो हो सकते हैं। इसीलिए सभी ने मिलकर इजराइल को रोकने का ये प्लान बनाया है। मिस्र तो इसके लिए 20,000 सैनिक देने को तैयार भी हो गया है। इस्लामिक आर्मी वाले इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही फिर से बैठक हो सकती है। यहां सवाल यह है कि मुस्लिम देश जिस सैन्य संगठन को बनाने का सपना देख रहे हैं, उसका स्वरूप कैसा होगा। इसे समझने के लिए पहले आपको इन 57 मुस्लिम देशों की साझा ताकत को समझना होगा। अगर इन सभी देशों की जनसंख्या मिलाकर देखी जाए तो यहां 2 अरब 10 करोड़ की आबादी होती है। वहीं इन सभी देशों की जीडीपी करीब $9 ट्रिलियन है। इस्लामिक आर्मी बनाने का सपना देख रहे इन मुस्लिम देशों का रक्षा बजट भी $232 बिलियन के करीब है। अगर इन सभी देशों की सेनाओं को मिला दिया जाए तो 1 करोड़ 70 लाख सैनिकों की फौज खड़ी हो जाएगी। अगर 57 मुस्लिम देश मिलकर इस्लामिक नेटो बना लेते हैं तो वो आंकड़ों के हिसाब से इजराइल से ताकतवर नजर आते हैं। इजराइल से सबसे ज्यादा खतरा अरब देश महसूस कर रहे हैं। अरब लीग में 22 देश शामिल हैं। इन देशों की जनसंख्या 47 करोड़ है, जबकि इजराइल की आबादी 95 लाख है। अरब देशों की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है, जबकि इजराइल की जीडीपी $574 बिलियन है। रक्षा बजट की बात करें तो अरब लीग के 22 देशों का कुल रक्षा बजट $165 बिलियन है, जबकि अकेले इजराइल का रक्षा बजट $46.5 बिलियन है। वहीं सैनिकों की संख्या के मामले में अरब देश भारी नजर आते हैं। इनके सैनिकों की संख्या 25 लाख है, जबकि इजराइल के पास 1,70,000 सैनिक हैं। इन आंकड़ों को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि अरब देश इजराइल से ज्यादा ताकतवर हैं और वो मिलकर इजराइल पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। उसकी रणनीति और आक्रामक रवैये के आगे अरब देशों का टिकना मुश्किल है। अपने इसी मंसूबे की बदौलत सारी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए उसने सीधे कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर दिया। अब सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो इजराइल को इतना आत्मविश्वास देती है। इन आंकड़ों से वो भी समझिए। अरब लीग के 22 देशों के पास कुल 2,500 फाइटर जेट हैं, जबकि इजराइल के पास 600 फाइटर जेट हैं। अरब देशों के पास 500 नेवी वॉरशिप हैं, जबकि इजराइल के पास 60 जंगी जहाज हैं। अमेरिका की मदद से सऊदी अरब जैसे अरब देशों के पास पेट्रियट, थाड और ईरान के पास S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि इजराइल आयरन डोम और एरो 3 से लैस है। अब सबसे अहम बात यह है कि किसी भी अरब देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, जबकि सिप्री की रिपोर्ट यह बताती है कि इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार भी हैं। इजराइल की इसी ताकत का सामना करने के लिए अरब देश एकजुट हो रहे हैं। हालांकि सभी इस्लामिक देशों का एक साथ आना इतना भी आसान नहीं है। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती इस्लामिक देशों में ताकत और प्रभाव की आपसी जंग है। हर देश खुद को लीडर मानता है। दूसरी चुनौती है सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के मतभेद। शिया और सुन्नी वाले मतभेद भी एकजुटता में एक बड़ी रुकावट है। एक और चुनौती यह है कि पिछले कुछ वर्षों में इजराइल के साथ कुछ मुस्लिम देशों के संबंध अच्छे हुए हैं। यूएई, बहरीन, मोरक्को जैसे देशों ने इजराइल से हाथ मिला लिया है, तो क्या वो इजराइल से रिश्ता तोड़ देंगे? और पांचवी चुनौती है कि कई अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं और इजराइल को अमेरिका का खुला समर्थन हासिल है। ऐसे में अमेरिका इस इस्लामिक नेटो का सपना पूरा होने देगा, इस पर संदेह है। इसकी चर्चा शुरू हुई थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कतर पहुंच गए। वैसे यहां यह भी बता दें कि इजराइल इससे पहले भी अरब देशों को अपनी ताकत दिखा चुका है।
1967 में इजराइल ने अपने दम पर एक साथ 6 अरब देशों को हराया था। ये जंग 5 जून 1967 को शुरू हुई थी, जिसमें मिस्र, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब भी की हार हुई थी। हालांकि इराक और सऊदी अरब इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। इस युद्ध के बाद इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स का इलाका छीना, मिस्र के भी बड़े हिस्से पर कब्जा किया। इस युद्ध के बाद पश्चिमी एशिया में इजराइल की ताकत बढ़ती चली गई। और अब सत्ता में हमारी अगली खबर उन सभी न्यूज मित्रों के लिए है जिनके घर में बच्चे या टीनेजर्स हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है या लैपटॉप है और हाई स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन भी है। सरकार ने कुछ दिन पहले ऑनलाइन गेमिंग में रियल मनी का गेम ओवर करने के लिए एक कानून बनाया है। आज की हमारी खबर का केंद्र वही ऑनलाइन गेम है, जिसकी वजह से यूपी में 14 साल के एक बच्चे के साथ जो कुछ हुआ उसमें एक चिंता का अलार्म है। इस अलार्म की शुरुआत कुछ सवालों के साथ। क्या आपका बच्चा भी दिन भर ऑनलाइन गेम खेलता है? क्या आप ये जानते हैं कि एक ऑनलाइन गेम बच्चे की सुसाइड की वजह बन गया है? यूपी के लखनऊ से देश के हर माता पिता के लिए एक शॉकिंग न्यूज आई है, जहां एक लड़का ऑनलाइन गेम में पहले 13 लाख रुपए हार गया, फिर सुसाइड कर लिया। इसीलिए आज हमने इस खबर पर आपके बच्चों को कातिल ऑनलाइन गेम से बचाने वाली कुंजी तैयार की है। ऑनलाइन गेम एक ऐसा नशा है जिसमें न सिर्फ बच्चों का बचपन तेजी से गुम हो रहा है, बल्कि अब इस नशे की वजह से वो अपनी जान तक दे रहे हैं। अब ऐसे बच्चों की लिस्ट में लखनऊ के मोहनलालगंज में रहने वाले 14 साल के यश का नाम भी जुड़ गया है। यश ऑनलाइन गेम में 13 लाख रुपए हार गया। जिस ऑनलाइन गेम में यश ने 13 लाख रुपए गंवा दिए, उसका नाम फ्री फायर है। पिता का दावा है कि उन्होंने जमीन बेचकर बैंक में 13 लाख रुपए जमा किए थे। यश उन्हीं के मोबाइल पर अक्सर गेम खेलता था। उसी मोबाइल पर यश ने बैंकिंग ऐप से ऑनलाइन पेमेंट सेटिंग एक्टिव की और फ्री फायर गेम खेलने के दौरान यश ने अपने पिता के 13 लाख रुपए खर्च कर दिए। पिता को इस बात का पता तब चला जब वो कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक गए। वहां बताया गया कि फ्री फायर गेम के जरिए उनके बैंक अकाउंट से 13 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। जब उन्होंने अपने बेटे से इस पर सवाल किया तो 14 साल के यश ने अपनी जान दे दी। हम आपको उस पिता का दर्द भी दिखाएंगे जिसने एक ऑनलाइन गेम की वजह से 14 साल के बेटे को खो दिया। लेकिन पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये फ्री फायर गेम क्या है जिसमें यश ऐसा फंस गया था। असल में फ्री फायर एक मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है। इस गेम को सिंगापुर की एक नामी कंपनी ने बनाया है। इस गेम में खिलाड़ी को मिशन के दौरान जिंदा रहने का टास्क दिया जाता है। इसमें खुद को अपग्रेड करने के लिए प्लेयर पैसे खर्च करते हैं। साथ ही एडवांस्ड हथियार खरीदने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। पेमेंट करने पर गेम स्टोर के माध्यम से कुछ डायमंड मिलते हैं और इन्हीं डायमंड का इस्तेमाल हथियार खरीदने में होता है। दावा है कि इसी गेम पर यश ने पिता के 13 लाख रुपए लुटा दिए और फिर जिंदगी से एग्जिट कर गया। हम थे ना, इसने फांसी लगा लिया। अच्छा, क्या बेटा गेम भी खेलता था क्या? जी खेलता था। अच्छा, कौन सा गेम खेल रहा था? अब सर ये पता नहीं था। कितना पैसा हारा होगा ऑनलाइन गेम में? 13 लाख रुपए सर। अच्छा, कैसे पता चला कि 13 लाख रुपए? जब बैंक में गए अपना पैसा निकालने, हमने कहा दवा के लिए लाओ 10-20 हज़ार रुपये निकालना है। वहाँ निकालने गया तो चेक भरे तो बैंक वाला कहने लगा तुम्हारे खाते में जीरो, कुछ है ही नहीं। बताया उसने बताया कि मतलब पूरा जो है ये मोबाइल द्वारा सारा पैसा गेम खेल के चला गया। अब आपने जोड़ा था या जमीन वमीन बेची थी? जमीन बेचा था सर। कितने महीने पहले बेची थी? सर 2 साल हो गया सर। आज क्या जब आपको पता चला उसके बाद डाटा था आपने? कोई बात नहीं किया। हमने कोचिंग पढ़ रहे थे, कोचिंग पे आए, हमने इतनी बात कहा। हमने कहा भैया, मतलब ऐसे ही बोलते रहे उनका, ये लोग तो फिर डांट देते रहे, लेकिन हमने कभी डांटा नहीं। हमने कहा भैया ये काम बड़ा ख़राब की नहीं हो, जो आज हमारे जी एक पैसा तक नहीं, सब जुआ खेल रहा रे बेटा। बस इतनी बात करके हमने बैठ गए। आज यूपी के एक छोटे से गांव से आई ये खबर देश के हर माता पिता को सावधान कर रही है। उन्हें न सिर्फ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनका बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है, बल्कि बच्चे को मोबाइल देते वक्त उसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स भी करनी ज़रूरी हैं जिससे उनके साथ ऐसी कोई घटना ना हो। जैसे मोबाइल पर बैंकिंग ऐप, यूपीआई ऐप्स के लिए बायोमेट्रिक लॉक को लगा सकते हैं। बैंक खातों के लिए मजबूत पासवर्ड या ऐसे कोड का प्रयोग करें जो बच्चे आसानी से ना खोल सकें। इसके अलावा मोबाइल में ऑटो सेव पासवर्ड सेटिंग को डिसेबल कर दें जिससे कोई ऐप या साइट अपने आप ना खुल जाए। इसके अलावा मोबाइल नंबर से लिंक बैंक खातों की लिमिट सेट कर दें जिससे अगर नुकसान होता भी है तो वो कम हो। और इसके अलावा मोबाइल में इन ऐप परचेसेस फीचर को ब्लॉक रख सकते हैं।
लेकिन यश के पिता ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। वो अपने बच्चे को मोबाइल देते थे, लेकिन अगर उन्हें ये खबर भी रहती कि यश उस मोबाइल पर क्या कर रहा है तो शायद ये घटना नहीं होती। बच्चा फ्री फायर खेलता था, उसी में थोड़ा सा पैसा लगाता था, लालच मिलता गया। लड़का वहाँ से आया कोचिंग से और यहाँ फांसी लगा लिया। फिर बहुत फ्रॉड है, साइबर कैफे में जिसमें जो भी बच्चा फंस जाता है लालच दे देते हैं, उसको फंसा लेते हैं। और बच्चा तो गया, पैसा ही चला गया, जान भी चली गई। इतने लोग सब देख रहे हैं, सब लोग सदमा में। जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे, जो माइनर बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं, उनकी इंटरनेट पे क्या एक्टिविटी है और वो अगर उनके खाते को एक्सेस कर रहे हैं तो उसको क्लोजली मॉनिटर करें। आज ऑनलाइन गेमिंग पर हम आपको सत्ता का एक नंबर गेम भी दिखाते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ऑनलाइन गेम के नशे में देश के युवा किस तरह से नुकसान का सामना कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए की है और इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से ही आता है। मौजूदा वक्त में भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वाले यूजर्स की संख्या 59 करोड़ के आसपास है और एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन गेम की वजह से भारत के लोगों को प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ का नुकसान भी होता है। कुछ दिन पहले इसे लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि भारतीय ऑनलाइन गेमिंग पर खूब खर्च कर रहे हैं। कम सैलरी वाले लोग ऑनलाइन गेम से पैसा कमाकर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ज्यादा खर्च कर रहे हैं। 20,000 से कम सैलरी वाले लोग अपनी सैलरी का 22% हिस्सा ऑनलाइन गेमिंग में खर्च करते हैं, जबकि 75,000 से ज्यादा सैलरी वाले ऑनलाइन गेमिंग में सिर्फ 12% खर्च करते हैं। वैसे एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि भारत में ऑनलाइन गेम वाला ये क्रेज सबसे ज्यादा यूपी वालों के सिर ही चढ़ा है। इंडिया मोबाइल गेमिंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे पहले ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोग उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, जबकि तीसरे नंबर पर राजस्थान और फिर चौथे नंबर पर बिहार का नाम है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के इफेक्ट खतरनाक है और इससे अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। अब आज की राजनीतिक खबरों की बात करते हैं, जिसमें दो प्रमुख कुंजी हैं। पहली कुंजी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर आधारित है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के सिर्फ 15 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव की इस यात्रा पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी कुंजी बिहार बीजेपी की तैयारियों पर है। ऐसी चर्चा है कि इस बार बिहार में बीजेपी लगभग 30% चेहरों को बदल देगी। कई मौजूदा विधायकों के टिकट पर भी कैंची चलेगी। बिहार में अगले कुछ हफ्तों में चुनाव का ऐलान होने वाला है। ऐसे में ये दोनों खबर सत्ता के लिहाज से काफी अहम है, इसीलिए इन दोनों पर सत्ता की कुंजी तैयार है, जिसमें पहले बात करेंगे तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे। इस यात्रा के खत्म होने के 15 दिन के बाद आज से तेजस्वी यादव ने अकेले एक बार फिर से एक यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसका नाम है बिहार अधिकार यात्रा। सवाल है कि अभी 15 दिन भी नहीं बीते हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से अलग एक यात्रा क्यों निकाल ली? इस पर आरजेडी का दावा है कि वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार के बड़े हिस्से को कवर किया था, लेकिन कुछ जिले बच गए थे, इसीलिए एक नई यात्रा शुरू हुई है। अगर दोनों यात्राओं में फर्क देखें तो राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के 20 जिलों में 1300 किलोमीटर कवर किया और इसमें 15 दिनों का वक्त लगा, जबकि तेजस्वी यादव की ये 10 जिलों को कवर करेगी यात्रा, जिसमें करीब 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय होगी और ये यात्रा 5 दिनों तक चलेगी। एक खास बात यह भी है कि तेजस्वी यादव की ये यात्रा उन जिलों से गुजरेगी जहां बीजेपी और जेडीयू काफी मजबूत हैं। हालांकि तेजस्वी की इस यात्रा में सीएम उम्मीदवार के रूप में उनके नाम का ऐलान नहीं होना भी चर्चा का विषय है। सवाल ये भी हो रहे हैं कि जब तेजस्वी खुलकर पीएम पद के लिए राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो कांग्रेस तेजस्वी यादव का नाम सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं लेती है। हालांकि तेजस्वी खुद ही हर रैली में ये कहते हैं कि अगले सीएम वही बनेंगे। टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, एक बार वो सुनिए। लगातार मैं देख रहा हूं सुबह से ही कि आप जिन जिन इलाकों से गुजर रहे हैं उन इलाकों में खूब स्वागत हो रहा है। लोग माला फूल सबके साथ आ रहे हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों में नाराज़गी भी है, हाथों में पोस्टर वोस्टर लेकर के भी आ रहे हैं। वो नाराजगी पोस्टर को नहीं है, सब लोगों की चाहत होती है कि भाई कैंडिडेट जो है उनके हिसाब से मिले।
हमारे पार्टी में एक विधानसभा क्षेत्र से 25 कैंडिडेट हैं, तो सबके अपने समर्थक हैं। इसके लिए पार्टी सर्वे करा रही है, जो बेहतर होगा उसको मिलेगा। नाराजगी कोई नहीं है, और बल्कि गुस्सा तो सरकार के प्रति दिख रहा है। जिस हिसाब से बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस हिसाब से कल ही पत्रकार को एक मंत्री ने अच्छे से जो है गालियां दी हैं, पीटा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, FIR नहीं लिया जा रहा था। मेरे को जाना पड़ा। 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था, नेता विरोधी दल को जाना पड़े, एक पत्रकार को, एक मंत्री माँ बहन की गाली दे रहा हो, पीट रहा हो, और नेता विरोधी दल को जाके FIR कराना पड़ रहा हो। हालांकि बीजेपी तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर रही है और ये कह रही है कि तेजस्वी यादव को परिवार समेत यात्रा करनी चाहिए। इससे वो बिहार की विकास यात्रा भी लोगों को दिखा पाएंगे। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं, जो विकास किसको कहते हैं, सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। चुनाव का मौसम, अब चुनाव में मात्र 2 महीना बच गया। अगर अभी कोई नहीं घूमेगा तो कब घूमेगा? वो एक प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, आरजेडी के नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, तो उनको तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये 20 के बाद तमाम यात्राओं का विस्तारीकरण है, और हर यात्रा एक संदेश लेके गई। संविधान को लेकर के हो, बिहार के हकूक को लेकर के हो। अब आशय सिर्फ एक है, बिहार में बदलाव बिहार के मुद्दे पे होगा। बिहार बदलाव की कगार पे है, और उस कगार को मैं समझता हूँ कारगर बनाने के लिए ये यात्रा। ये कितना भी प्रयास कर लें, बिहार की जनता को गुमराह। तेजस्वी यादव काफी मेहनत कर रहे हैं, वो बैक टू बैक यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी बातों से लगता है कि वो बिना सीएम बने मानेंगे नहीं। लेकिन बीजेपी की तैयारी थोड़ी दूसरे किस्म की है। वो सबसे पहले उन विधायकों का टिकट वाला पत्ता काटने वाली है जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी या जिन्हें बदलना जरूरी है। बिहार में ऐसी खबर है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर विधानसभा प्रत्याशी बदलने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार चुनाव में करीब 15 से 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। साथ ही 2020 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके लगभग 13 उम्मीदवारों को भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यानी कुल मिलाकर पिछले चुनाव से इस बार के चुनाव में करीब 30 से 35% सीटों पर नए चेहरे मैदान में उतारे जा सकते हैं। इस बाबत बीजेपी ने नए, साफ सुथरे और युवा उम्मीदवारों के सहारे विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की रणनीति बनाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार पार्टी ने टिकट कटौती के लिए कई मापदंड तय किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बीजेपी के 6 मौजूदा विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर है। 2020 के चुनाव में 6 सीटों पर जीत हार का अंतर 3000 वोटों से भी कम रहा, जबकि 8 सीटों पर यह अंतर 2000 वोट से भी नीचे था। वहीं 13 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी 11000 से अधिक वोटों से हार गए थे। ऐसे मामलों में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों से जानकारी है कि बीजेपी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया बेहद सतर्कता के साथ की जा रही है।